Assalamu alaikum dear students, I hope that you are all fine and doing your best in life. My name is Madhi Mahmood and I am your biology teacher. In the last lecture we have studied about the prophase of the mitosis. Now in this lecture we will study about the remaining phases of the mitosis like the metaphase, anaphase and the telophase. So metaphase, anaphase and telophase के बारे में डिटेल से स्टडी करने से पहले मैं आपको प्रोफेज को थोड़ा सा रिकॉल करना चाहता हूँ ताकि आपको ये जो रिमेनिंग फेजेस हैं वो इजीली तौर पर समझ आ जाए। अब आपको पता है हमने सेल साइकिल को ना बेसिकली तौर पर दो फेजेस में डिवाइड किया, दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारे पास बेसिकली तौर पर सेल एक इंटरफेज होता है, दूसरा हमारे पास माइटोटिक फेज होता है जिसको हम लोग माइटोसिस भी कहते हैं और जिसको हम लोग बेसिकली तौर पर डिवीजन फेज भी कहते हैं या फिर माइटोटिक फेज या फिर एम फेज भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमें पता है कि इंटरफेज में सारी चीज़ें प्रिपरेटरी फेज होती हैं, हर चीज़ की डबलिंग की जाती है और एम फेज़ में चीज़ों को इक्वली तौर पर डिवाइड किया जाता है। हमने एम फेज़ को दो हिस्सों में डिवाइड किया, मजीद फेजेस में डिवाइड किया था। एम फेज़ को हमने डिवाइड किया था कैरियोकाइनेसिस में एंड द साइटोकाइनेसिस में। कैरियोकाइनेसिस बेसिकली द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस एंड द साइटोकाइनेसिस बेसिकली द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। सो कैरियोकाइनेसिस का जो फर्स्ट फेज था वो हमारे पास प्रोफेज था, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। रिमेनिंग फेजेस के बारे में हमने आज पढ़ना है। तो प्रोफेज को थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ कि इसके कौन कौन से इवेंट्स होते हैं जो कि इसमें टेक प्लेस होते हैं। सो प्रोफेज में बेसिकली तौर पर ना हमारे पास जो क्रोमैटिन होता है जो कि हमारे पास ना थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और दैट आर इनविजिबल होते हैं, कन्वर्टेड इनटू द क्रोमैटिन कन्वर्टेड इनटू द क्रोमोसोम्स में। क्रोमैटिन कंडेंसेशन लेकर आते हैं, कॉइलिंग लेकर आते हैं और फोल्डिंग लेकर आते हैं और क्रोमैटिन क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस हमारे पास ना बेसिकली तौर पर इंटरफेज स्टेज में मौजूद होता है, बट जब प्रोफेज में एंटर होते हैं, सेल प्रोफेज में एंटर होता है तो न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है। देन आफ्टर दैट हमारे पास जो बेसिकली तौर पर सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रियोल्स की डुप्लीकेशन इंटरफेज बेसिकली तौर पर इंटरफेज में हो चुकी है। तो हमारे पास 4 सेंट्रियोल्स होते हैं और 2 सेंट्रोसोम होते हैं, क्योंकि 2 सेंट्रियोल्स को करेक्टरली तौर पर हम लोग सेंट्रोसोम कहते हैं। अब होता क्या है यहाँ पर बेसिकली तौर पर, तो सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन करते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास क्या होता है, जो सेंट्रियोल्स होते हैं फॉर्मेशन के बाद ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाते हैं। ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करने के बाद जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं, फुली ग्रो कर जाते हैं। फुली ग्रो करने के बाद ना हमारे पास, अब इधर देखेंगे हमारे पास ये आपको ना क्रोमोसोम्स नजर आ रहे होंगे ग्रीन कलर के। कुछ स्पिंडल फाइबर्स होते हैं जो कि हमारे पास, आपको पता है हर क्रोमोसोम के सेंट्रल पॉइंट में क्या होता है, सेंट्रल पॉइंट में हमारे पास सेंट्रोमेयर होता है जहाँ से 2 स्पिंडल फाइबर्स आपस में जाके अटैच होते हैं। सो वो स्पिंडल फाइबर्स जो कि हमारे पास क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमेयर के अंदर एक प्रोटीन होती है, काइनेटोकोर के साथ जाके जुड़ते हैं, उन स्पिंडल फाइबर्स को हम लोग कहते हैं काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स, बिकॉज एज दो स्पिंडल फाइबर्स विच अटैच विद द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम दे आर कॉल्ड द काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स। कुछ स्पिंडल फाइबर्स होते हैं जो कि आपस में अटैच हो जाते हैं, सेंट्रोमेयर के साथ जाके, मतलब सेंट्रोमेयर की काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ अटैच नहीं होते। उन स्पिंडल फाइबर्स को हम लोग कहते हैं नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स। तो कौन कौन सी चेंजेस टेक प्लेस इन प्रोफेज में, हमारे पास क्रोमैटिन क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हुए और न्यूक्लियस क्या हो गया, हमारे पास डिसअपियर हो गया और हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन, और स्पिंडल फाइबर्स ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करके गए और जो न्यूक्लियस था, जो न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, ये भी क्या हो गई, हमारे पास डिसअपियर हो गई। सो हमारे पास ये चेंजेस जो कि प्रोफेज में टेक प्लेस होती हैं। प्रोफेज के बाद हमारे पास रिमेनिंग फेजेस हैं, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। उसके बारे में बात करते हैं। मेटाफेज स्टेज, मेटाफेज स्टेज आप इधर देखेंगे हमारे पास ना, ये प्रोफेज और मेटाफेज स्टेज में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर देखेंगे जो हमारे पास क्रोमोसोम्स है ना, जो 46 क्रोमोसोम्स हैं, हम ह्यूमन स्पीशीज की बात कर रहे हैं क्योंकि हर स्पीशीज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की ज़्यादा फिक्स होती है। हम माइटोसिस ह्यूमंस में बात कर रहे हैं, ये होते 46 क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए ना यहाँ पे मैंने 4 क्रोमोसोम्स लिखे हैं। अभी देखिए ये चारों क्रोमोसोम्स ना ये डिस्पर्स हुए हैं, मतलब ये अलाइन अप नहीं है, दरमियान में कोई तरतीब नहीं है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, इस तरह से। इसी तरह से जो क्रोमोसोम्स ना मतलब अलाइन अप नहीं होते, बेतरतीब होते हैं बेसिकली तौर पर साइटोप्लाज्म में। लेकिन मेटाफेज स्टेज में जब एंटर होता है सेल, तो वहाँ पर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेल के सेंटर में क्या हो जाते हैं, अलाइन अप हो जाते हैं, तरतीब पा जाते हैं बेसिकली तौर पर। अब सेल के सेंट्रल पॉइंट को हम लोग इक्वेटोरियल रीजन भी कहते हैं। सेल के सेंटर पॉइंट को हम लोग, ये इक्वेटर है सेल का, इक्वेटर रीजन है। सो ये हमारे पास जो बेसिकली तौर पर क्रोमोसोम्स जो अलाइन अप हुए हैं, तरतीब पाए हैं, इस क्रोमोसोम्स को ना, इस स्टेज को, क्योंकि ये मेटाफेज स्टेज में हमारे पास क्रोमोसोम्स अलाइन अप हो रहे हैं सेल के सेंटर में, सेल के इक्वेटर में, तो हम लोग ना इस क्रोमोसोम्स के अलाइन अप हो जाने को हम लोग ना मेटाफेज प्लेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटाफेज प्लेट। इस सेल के इन क्रोमोसोम्स के अलाइन अप हो जाने को, तरतीब पा जाने को हम लोग मेटाफेज प्लेट भी कहते हैं। बिकॉज ये सेल के इक्वेटर पर अरेंज हो रहे हैं, सेल के इक्वेटर पर अरेंज हो रहे हैं, इस वजह से हम इस मेटाफेज प्लेट को इक्वेटोरियल प्लेन भी कहते हैं। दैट इज आल्सो कॉल्ड द इक्वेटोरियल प्लेन। So that is the basic difference between the prophase and the metaphase stage.
प्रोफेज स्टेज में क्रोमोसोम्स अलाइन अप नहीं हुए, मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम सेल के इक्वेटोरियल रीजन पे सेंटर पर अलाइन अप हुए हैं, तरतीब आई भी है, और इन क्रोमोसोम्स के अलाइन अप हो जाने को हम लोग इक्वेटोरियल प्लेन भी कहते हैं, या फिर हम इसको इक्वेटोरियल प्लेन भी कहते हैं. नाउ द सेल विल एंटर इनटू द एनाफेज स्टेज फ्रॉम द मेटाफेज स्टेज. अब एनाफेज स्टेज में चेंजेस करते हैं कि कौन कौन सी चेंजेस टेक प्लेस होती हैं. एज यू नो दैट हर क्रोमोसोम्स के पास ना एमफेज स्टेज में ये जो हम लोग कैरियोकाइनेसिस की प्रोफेज की स्टेज पढ़ रहे हैं, मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, कैरियोकाइनेसिस स्टेज या और एमफेज, इसमें हर क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमाटिड है. इनिशियली तौर पर जब एक सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता तो हर क्रोमोसोम्स के पास ना सिंगल ही क्रोमाटिड होता है. लेकिन जब हमने बात की थी जो सेल साइकिल का इंटरफेज स्टेज था, उसमें इंटरफेज स्टेज में जो एस फेज था उसमें क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन हो जाती थी और हर क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमाटिड आ जाते थे. तो देखिए हर क्रोमोसोम्स के पास मैंने यहाँ 2 क्रोमाटिड ही लिखे हुए हैं, 2 क्रोमाटिड लिखे हुए हैं. अब सेल ना, जब हम मेरी बात सुनेंगे, जब सेल मेटाफेज स्टेज से एनाफेज स्टेज में एंटर होता है तो आपको पता है हर क्रोमोसोम्स के साथ ना काइनेटिको स्पिंडल फाइबर्स अटैच हैं. काइनेटिको स्पिंडल फाइबर्स अटैच हैं. और काइनेटिको स्पिंडल फाइबर्स कौन होते थे? वो स्पिंडल फाइबर्स जो कि क्रोमोसोम्स के काइनेटिको प्रोटीन यानी कि सेंट्रोमेयर के साथ अटैच होते थे. 2 स्पिंडल फाइबर्स आर कॉल्ड द काइनेटिको स्पिंडल फाइबर्स. अब इधर देखें जरा, ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ना, ये पता है क्या करते हैं हमारे पास एनाफेज स्टेज में? एनाफेज स्टेज में ये स्पिंडल फाइबर्स अंडरगोस द कंट्रैक्शन, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. जब ये स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये सेंट्रोमेयर पर एक पुलिंग फोर्स डालते हैं. सेंट्रोमेयर पर पुलिंग फोर्स डालते हैं तो सेंट्रोमेयर ब्रेक डाउन हो जाता है और हमारे पास ये दोनों क्रोमाटिड सेपरेट हो जाते हैं. और फिर हमारे पास ये जो स्पिंडल फाइबर था, बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट होता जा रहा था और ये हर दोनों क्रोमोसोम्स के जो क्रोमाटिड थे ये सेपरेट हो गए और हर क्रोमाटिड क्या हो जाता है? ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करने लग जाता है. बात समझ आइए आपको? मैंने क्या बात की? एनाफेज स्टेज में क्या होता है? एनाफेज स्टेज में स्पिंडल फाइबर्स की, काइनेटिको स्पिंडल फाइबर्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है और नॉन काइनेटिको फाइबर्स भी कॉन्ट्रैक्ट करते होंगे. कॉन्ट्रैक्शन सब सारे स्पिंडल फाइबर्स की होती है. तो हमारे पास काइनेटिको स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सेंट्रोमेयर पर एक पुलिंग फोर्स आती है, पुलिंग फोर्स पड़ती है, जिससे सेंट्रोमेयर ब्रेक डाउन हो जाता है और दोनों क्रोमाटिड सेपरेट हो जाते हैं. स्पिंडल फाइबर्स क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो हर क्रोमाटिड को अपने पोल की तरफ क्या हो जाता है? हर क्रोमाटिड ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे हैं. देखो ये वाले क्रोमाटिड इधर आ गए, ये वाले क्रोमाटिड इधर आ गए. अब मेरी बात सुनना, ये दोनों क्रोमाटिड ना एक दूसरे की कॉपी हैं, रेप्लिका हैं, डुप्लिका हैं. दोनों में सेम जीन्स हैं, सेम इन्फॉर्मेशन है बेसिकली तौर पर. ठीक है, क्योंकि हमने माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाते हैं विद द सेम नंबर ऑफ द क्रोमोसोम. सो जो ये वाला हमारे पास क्रोमाटिड है, ये वाला क्रोमाटिड है, दोनों में सेम इन्फॉर्मेशन गई है. सो हाफ क्रोमाटिड इधर चले गए, हाफ क्रोमाटिड इधर चले गए. मीन्स के 46 क्रोमाटिड इधर चले गए और इसी तरह से हमारे पास ना 46 क्रोमाटिड इधर है, 46 क्रोमाटिड इधर है. अब ये जब क्रोमाटिड्स ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाएंगे ना तो हर क्रोमाटिड हमारे पास किस तरह से मूव एक्ट करेगा? ईच क्रोमाटिड विल एक्ट एज एन इंडिविजुअल क्रोमोसोम के तौर पर एक्ट करेगा. हर क्रोमाटिड इंडिविजुअल क्रोमोसोम के तौर पर एक्ट करेगा. अब एनाफेज स्टेज में मतलब क्रोमोसोम्स की सेपरेशन हो गई है, हर क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर गए हैं और हर क्रोमाटिड हमारे पास इंडिविजुअल क्रोमोसोम के तौर पर एक्ट करने लगे, क्योंकि क्रोमाटिड पहले ही क्रोमोसोम्स ही होते हैं. क्योंकि क्रोमोसोम हमारे पास सिंगल क्रोमाटिड पर भी मुश्तमिल हो सकता है या फिर 2 क्रोमाटिड पर भी मुश्तमिल हो सकता है. अब एनाफेज स्टेज के बाद हमारे पास जो स्टेज आती है ना, वो टीलोफेज स्टेज आती है. टीलोफेज स्टेज में बात करते हैं कि कौन कौन सी चेंजेस टेक प्लेस होती हैं. एक बात को जरा ध्यान में रखना, टीलोफेज स्टेज में जो चेंजेस टेक प्लेस होती है ना, दे आर एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ द प्रोफेज. प्रोफेज की बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं जो टीलोफेज में चेंजेस टेक प्लेस होती हैं. अब इधर देखेंगे आप, तो हमारे पास टीलोफेज स्टेज में बताता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास अब यहाँ पे टेक प्लेस होती है. आपको पता है जो प्रोफेज में क्या होता था, हमारे पास जो सेंट्रियोल्स होते थे, जो बेसिकली तौर पर टीलोफेज स्टेज में, टीलोफेज की स्टेज में हमारे पास ना, इधर देखें ज़रा आप, जो सेंट्रियोल क्रोमाटिड होते थे वो क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते थे प्रोफेज में. और इसके अलावा हमारे पास जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो डिसअपेयर हो जाती थी, न्यूक्लियस हमारे पास डिसअपेयर हो जाता था. और इसके अलावा हमारे पास जो स्पिंडल फाइबर्स मुकम्मल तौर पर ग्रो कर जाते थे, ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाते थे. अब इधर देखें टीलोफेज स्टेज में क्या होगा, हमारे पास जो क्रोमैटिन होगा, जो क्रोमोसोम्स होंगे, क्रोमोसोम्स हमारे पास ना अनक्वाइलिंग लेकर आएंगे, अनफोल्डिंग लेकर आएंगे और डीकंडेंसेशन लेकर आएंगे. क्रोमोसोम्स विल कन्वर्टेड इनटू द क्रोमैटिन. क्रोमोसोम्स क्रोमैटिन में कन्वर्ट हो जाएंगे. क्रोमैटिन क्या हमारे पास बेसिकली तौर पर ये दोबारा से थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और इनविजिबल हो जाएंगे. सो हमारे पास प्रोफेज में क्या होता था, प्रोफेज में हमारे पास क्रोमैटिन क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होते थे. टीलोफेज में ध्यान में रखें,
क्रोमोसोम्स क्रोमैटिन में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो प्रोफेज में होता था, जो न्यूक्लियस होता था वो डिसअपियर हो जाता था, लेकिन हमारे पास टीलोफेज में स्टेज में क्या होगा, टीलोफेज स्टेज में न्यूक्लियस देखिए दोबारा से अपीयर हो गया, यहाँ पे भी अपीयर हो गया, यहाँ पे भी अपीयर हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती थी प्रोफेज में। टीलोफेज स्टेज में देखिए मैंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्या कर दिया, अपीयर कर दिया। न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से अपीयर हो गई है, सही है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, जो स्पिंडल फाइबर्स होंगे ना वो डिसअपियर हो जाएंगे। तो हमारे पास ये देखें 2 सेंट्रियोल्स मैंने बनाए, यहाँ पे भी 2 सेंट्रियोल्स बनाए, इनमें जो स्पिंडल फाइबर्स होंगे वो डिसअपियर हो जाएंगे। तो टीलोफेज स्टेज में सारी ऑपोजिट चेंजेस टेक प्लेस होती हैं, किसके भला, प्रोफेज के सारे ऑपोजिट चेंजेस टेक प्लेस हो रही हैं। तो एक तो मैंने ये बात की। अब इधर देखेंगे हमारे पास ना, यहाँ पे जब टीलोफेज स्टेज एंड होती है तो हमारे पास बेसिकली तौर पर कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस खत्म हो जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने ना जब मैंने इंटरफेस पढ़ाया था, यहाँ पे देखा था मैंने 2 माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाए थे और हमारे पास ना 2 रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाए थे। अब यहाँ पर टीलोफेज स्टेज में ना हमारे पास मतलब कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। कैरियोकाइनेसिस मींस द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द कैरियोकाइनेसिस। अब हमारे पास ना एम फेज का सेकंड स्टेप टेक प्लेस होने, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मींस द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड द साइटोकाइनेसिस। अब देखें यहाँ पे 2 माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बनाए हुए हैं, 2 रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाए हुए हैं और यहाँ पे हर चीज साइटोप्लाज्म में ना डबल मौजूद है। अब हमने हाफ चीजें, अब एक सेल से माइटोसिस में 2 सेल्स बनते हैं ना, तो हमने हाफ साइटोप्लाज्म को ना डिवाइड करना है, ये सेल अलग जाना है, ये सेल अलग जाना है। इसके इस वाले न्यूक्लियस का एक अपना साइटोप्लाज्म होगा, इस वाले न्यूक्लियस का एक अपना साइटोप्लाज्म होगा और दोनों हमारे पास 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और दोनों डॉटर सेल्स में विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। इसमें भी 46 क्रोमोसोम होंगे, इसमें भी 46 क्रोमोसोम होंगे। तो आपको टीलोफेज स्टेज में चीजें समझ आ गई होंगी कि क्रोमैटिन हमारे क्रोमोसोम्स क्रोमैटिन में कन्वर्ट हो गया, न्यूक्लियस दोबारा से आ गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी देखें दोबारा से आ गई है, ठीक है। और सेंट्रियोल्स ना हमारे पास ना जो सेंट्रियोल्स थे वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गए। सेंट्रियोल्स की ओरिजिनल पोजीशन होती है कि हमारे पास ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के करीब होते हैं, देखें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के करीब मौजूद हैं, ये अपनी दोबारा ऑपोजिट पोल पर आ जाए और अपनी एग्जैक्ट ओरिजिनल प्लेस पर आ जाएंगे। अब हम ना इससे जो नेक्स्ट स्टेज होगी ना हमारे पास, मतलब हमने कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट कर लिया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया, इसके बाद साइटोकाइनेसिस हमने पढ़ना है, तो साइटोकाइनेसिस इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अच्छा, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी मिसकंसेप्शन है, तो आप काइंडली मुझसे बेसिकली तौर पर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई और भी मसला आपको बायोलॉजी से रिलेटेड, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।